गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बेसिकली अपना हीट ट्रीटमेंट का सेकंड पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, जो कि है नॉर्मलाइजिंग। तो हीट ट्रीटमेंट के लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया था? वो था एनिलिंग, और अब है हमारा नॉर्मलाइजिंग। तो बेसिकली अगर नॉर्मलाइजिंग की बात करूँ तो नॉर्मलाइजिंग होता क्या है हमारा? सेम फर्नेंस है हमारा। फर्नेंस के अंदर हमने स्टील को हीट किया। जब ये हीट हुआ और जब हीट करने के बाद इसे पर्टिकुलर पॉइंट तक ठंडा रखेंगे, उस टेम्परेचर पर रखने के बाद इसको ठंडा करने की बारी आती है, तो हम इसको बाहर हवा में रख देते हैं, ठीक है, ठंडा होने के लिए। इसको हम बोलते हैं हम एयर कूलिंग। देखिए, एयर कूलिंग जो आपका प्रोसेस है, ये लास्ट वाला जो हमारा प्रोसेस था उससे ज़्यादा फास्ट होता है, उससे ज़्यादा जल्दी आपका मेटल क्या होता है, आपका कूल होता है। अगर हम बात करें, वहाँ जो मेटल है, उस मेटल को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, जिसकी वजह से मेटल हमारा बहुत सॉफ्ट हो गया था। तो यूजुअली वो मेटल जो सॉफ्ट हो जाता है, हमारे ज़्यादा किसी काम का है नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें जो मेटल है उससे ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी मिले। एक और चीज़, अगर हम एनिलिंग प्रोसेस करेंगे, तो एनिलिंग प्रोसेस में होता क्या है कि हम उसे फर्नेंस के अंदर ही ठंडा करते हैं। जब फर्नेंस के अंदर ठंडा करेंगे तो होगा क्या? फर्नेंस के अंदर ठंडा करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो सोचिए हमारा कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा सिर्फ एक मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो हमारा बेसिकली प्रोडक्शन बहुत स्लो होती है। सो नॉर्मलाइजिंग की डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस in which steel is heated above critical temperature held for some time and cooled down to room temperature in still air। खुली हवा में छोड़ देते हैं, ओके। आगे लिखना, इट इज़ यूज टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। इट इज़ यूज टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील to improve machinability, tensile strength, एंड टू रिमूव कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन। देखिए, कोल्ड वर्किंग की वजह से जो उसके अंदर स्ट्रेस, जो स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, उसको भी हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से ही हटाते हैं। कोल्ड वर्किंग का मतलब है मेटल को बिना हम हीट करें या फिर उसको उसके क्रिटिकल पॉइंट से लो क्रिटिकल पॉइंट के नीचे हीट करते हैं और फिर उसको शेप प्रोवाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा इसके बेसिक अचीवमेंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम इसे। ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजिंग। फर्स्ट, इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनता है, ओके। स्ट्रक्चर क्योंकि ठंडा हवा की वजह से हो रहा है, तो जो टेम्परेचर रहता है ऑल ओवर बराबर रहता है, तो यूनिफॉर्म कूलिंग की वजह से आपका स्ट्रक्चर भी यूनिफॉर्म बनता है। नेक्स्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज फाइन ग्रेन। नेक्स्ट, it produces harder and stronger steel than annealing. It produces harder and stronger steel than annealing. Okay. It improves mechanical properties of steel. तो इन तरीक़ों से हम इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म बना सकते हैं, इसमें हमें हार्डर और स्ट्रॉन्गर स्टील मिलता है, ठीक है, फुल वो जो एनीलिंग प्रोसेस है उसके मुकाबले।
एनिलिंग प्रोसेस बहुत स्लो था, तो हमारा इसकी वजह से हमारा जो मेटल है, जो प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा फास्ट होती है इन केस ऑफ एनिलिंग। तो यूजली एनिलिंग प्रोसेस को प्रेफर ना करके हम नॉर्मलाइजिंग पे जाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहे और मेटल के अंदर उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी मिले। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनिंग। देखिए, हार्डनिंग का दूसरा नाम है क्विंचिंग। तो क्विंच से आपको पता ही लग गया होगा कि हम मेटल को हीट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, थोड़ी देर तक रखेंगे और उसको ठंडा करेंगे। कहाँ? या तो पानी में डाल के, या फिर ऑयल में डाल के, या फिर किसी मीडियम में डाल के उसे ठंडा करेंगे। ओके, इसको हम यूजुअली, इसमें हम क्या बोलते हैं, फास्ट कूलिंग होती है। होता क्या है, सेम फर्नेंस है। फर्नेंस के अंदर हमने क्या किया, मेटल को गर्म किया, और मेटल को ठंडा करने के लिए हमने क्या किया, उसको पानी में डाल दिया। तो यहाँ कैसी कूलिंग होती है, वाटर कूलिंग, या फिर आप इसको मीडियम कूलिंग बोल सकते हैं। मीडियम कूलिंग क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी ही नहीं, हम ऑयल भी यूज़ करते हैं, हम ब्राइन सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, नमक का पानी भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं ठंडा करने के लिए। सो लिखिए इसमें, इट इज़ अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस in which steel is heated above upper critical temperature hold for some time and rapidly cool in a suitable medium। देखो, सुटेबल मीडियम मीन्स मीडियम वाटर हो सकता है, पानी हो सकता है, या फिर ऑयल हो सकता है, या ब्राइन सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, तीन प्रोसेस पढ़े, तीनों को अलग अलग तरीके से। फर्नेंस में ठंडा करना, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस था। दूसरा, उसको हवा में ठंडा करना, जो कि जल्दी हमारे फर्नेंस के मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी मिलती थी। उसके बाद उसको पानी में ठंडा करना, ओके, या फिर किसी मीडियम में उसे ठंडा करना, जिसकी वजह से मीडियम में ठंडा होने की वजह से यूजुअली हमें जो मेटल मिलता है वो हार्ड मिलता है, और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता मर्ज होने के लिए, इसलिए जो इसमें ग्रेन्स होते हैं वो वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है हमें, और ब्रिटल भी होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें लिखिए, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज हार्डनेस ऑफ स्टील। ओके, सेकंड पर्पस लिखिए, इंक्रीज स्ट्रेंथ। ओके, थर्ड पर्पस लिखिए, इम्प्रूव टफनेस एंड डक्टिलिटी। ओके, और नेक्स्ट, यूजुअली हम इनको हार्ड होने की वजह से जितने भी हम क्विंचिंग स्टील होते हैं उनको हम कटिंग टूल्स में यूज़ करते हैं। सो दे आर यूज्ड इन कटिंग टूल्स। तो ये वो स्टील होते हैं हमारे जो कटिंग टूल्स में हम यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि ये मेटल ज़्यादा हार्ड है। तो अगर हम बात करें, हमने तीन प्रोसेस किए, हार्डनिंग जिसको क्विंचिंग बोलते हैं, और सेकंड आपका सेकंड हमारा कौन सा था, नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग से पहले एनिलिंग। तो तीनों में अगर सबसे ज़्यादा हार्ड मिलता है तो कहाँ मिलेगा हार्ड स्टील? क्विंचिंग से, उसके बाद नॉर्मलाइजिंग में, और थर्ड आपका एनिलिंग में। सबसे सॉफ्ट, या जिसको सॉफ्ट ट्रीटमेंट मेथड बोलते हैं, या सॉफ्ट स्टील सॉफ्टनेस मेथड बोलते हैं, उस वो हमारा कौन सा है? एनिलिंग। स्लो प्रोसेस होने की वजह से आपका जो मेटल है वो सॉफ्ट बनता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परिंग। देखिए, बेसिकली ये जो टेम्परिंग है ना, ये टेम्परिंग प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट करने के बाद किया जाता है। यूजुअली हमारे क्या होते हैं, ये जो मेटल है जो कि हमारा क्विंच मेटल है, तो क्विंच स्टील के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर ना इतनी जल्दी ये चीज़ ठंडी कर देते हैं हम,
कि मेटल को ना अंदर से जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। मेटल के अंदर जो भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस बाहर निकलने का उसे मौका ही नहीं मिलता। और ध्यान रखना, मेटल के अंदर स्ट्रेस का होने का मतलब ये होता है कि कोरोजन होना, मेटल का ख़राब होना, मेटल के ख़त्म होना। ठीक है, तो मेटल यूजली क्या होता है, इन कोरोजन या इस स्ट्रेस के होने की वजह से मेटल अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस है हमें वो स्ट्रेस बाहर निकालने पड़ेंगे। तो वो चीज़ें हम किसकी वजह मदद से करते हैं, टेम्परी की वजह से। ओके, तो जो आपके हार्डन स्टील है, क्विन स्टील है, उनको उनके अंदर जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हार्डनेस जो पहुंच जाती है, हार्डनेस एक्स्ट्रा हार्डनेस हो जाती है, उस एक्स्ट्रा हार्डनेस को कम करने के लिए, जिससे कि हम यूज़ कर सकें। ऑब्वियस है एक मेटल ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़ का भी नहीं होता। हम उसे टूल तो बना सकते हैं बट उसकी मशीनिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो जो उसके अंदर जो हमें ये प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हार्डनेस को कम करना और उसके अलावा हम उसकी इंटरनल स्ट्रेस को निकालना, वो हम किसकी मदद से निकालते हैं, टेम्परिंग के। तो टेम्परिंग बेसिकली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होने के बाद ही किया जाता है। तो लिखना, टेम्परिंग इज़ अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच एक्सट्रीम हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस ऑफ क्विंस्ड स्टील और हार्डन स्टील, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्विंस्ड स्टील और हार्डन स्टील इज रिड्यूस्ड and its toughness is increased हार्डनेस कम होते ही टफनेस इंक्रीज हो जाती है। टू मेक इट सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। देखिए ज़्यादा हार्ड होने की वजह से मशीनिंग नहीं हो पाती, ठीक है, तो हम मशीनिंग नहीं कर पाएंगे, टूल तो बनाएंगे बट मशीनिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिकली हमारे यूज़ में लाने के लिए हम उसके अंदर से वो जो हार्डनेस और ब्रिटलनेस उनको कम करने के लिए हम उसके प्रोसेस करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसका नाम है आपका टेम्परिंग। पर्पस देखिए, पर्पस ऑफ टेम्परिंग फर्स्ट है टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस, अंदर जो स्ट्रेस होते हैं वो स्ट्रेस निकल जाते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूव डक्टिलिटी, ऑब्वियस है हार्डनेस को कम करना है या ब्रिटलनेस को कम करना है तो डक्टिलिटी को बढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट है टू रिड्यूस हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। फोर्थ है इम्प्रूव टफनेस, अभी हमने बात करी, हम इतनी देर से उसके टफनेस को ही इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी मीन्स वो वर्किंग में हो। देखिए मेटल अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ, लाइक आपको हम एक लोहे का टुकड़ा दे दे, ठीक है, आयरन का टुकड़ा दे आपको और बोले कि इसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करो, तो आप मे बी आप कर दो उसे, ठीक है, आपके पास टूल्स होंगे, ठीक है, बट अगर हम डायमंड दे आपको और बोले कि इसको एक शेप प्रोवाइड करें तो आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको डायमंड की मशीनिंग करनी है तो उससे हार्ड मटेरियल चाहिए। तो जब मटेरियल हार्ड हो जाते हैं तो उन पर वर्क करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परिंग की बात करें तो टेम्परिंग में भी हम यूजुअली मेटल को हीट करते हैं, बट वहाँ लोअर क्रिटिकल पॉइंट तक हीट करते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि हमें कितनी उसकी कूलिंग चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टेम्परिंग के बाद आपका प्रोसेस आ गया सरफेस हार्डनिंग। देखिए सरफेस हार्डनिंग नाम से ही आपको पता लग रहा हो कि सरफेस को हार्ड करना। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि हम बात करें, अभी हमने क्विंचिंग की बात करी, क्विंचिंग में हमने मेटल को हार्ड किया और मेटल आपका पूरी तरीके से हार्ड हो गया, ठीक है, जो कि हमारे लिए मशीनिंग करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो क्यों ना हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी रहे, कि डक्टिलिटी भी रहे प्लस में उसके ऊपर जो हार्डनेस है वो हार्डनेस भी मिले, हमें दोनों प्रॉपर्टी मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे मेटल को हार्ड नहीं बनाते, हम क्या करते हैं सरफेस को हार्ड करते हैं सिर्फ। ओके, हम हम सरफेस को हार्ड करते हैं और सरफेस को हार्ड करते हैं, बट अंदर से जो मेटल है वो पहले जैसा ही होता है, उसकी प्रॉपर्टी है वो पहले जैसी ही होती है, सॉफ्ट जैसा पहले था आपका। ओके, तो बेसिकली इस केस में
सिर्फ हम हार्डनेस जो प्रोवाइड करते हैं वो सरफेस की करते हैं, इसीलिए इसे सरफेस हार्डनेस बोलते हैं। सरफेस हार्डनेस प्रोसेस हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कार्बोराइजिंग, एक होता है नाइट्राइडिंग, और थर्ड है आपका साइनाइडिंग। हमने 3 प्रोसेस पढ़ेंगे। बात करते हैं पहले कार्बोराइजिंग की। तो कार्बोराइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग लो कार्बन। ओके, देखिए नाम जैसा है वैसे इसका काम है। कार्बोराइजिंग मीन्स कार्बन। अब आपको पता है कि अगर किसी के अंदर कार्बन हम बढ़ा दें तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। तो बेसिकली हम कार्बोराइजिंग में क्या करते हैं, मेटल को या किसी भी मेटल या स्टील को हम उसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम उस पर कार्बन को इंट्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डालते हैं। कार्बन क्या करेगा, उस स्टील के सरफेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद डिफ्यूजन होगा और कार्बन वहाँ रह जाएगा। जब कार्बन वहाँ रह जाएगा तो होगा क्या, जो सरफेस है वो हार्ड हो जाएगा आपके लिए। तो इस प्रोसेस को हम कार्बोराइजिंग बोलते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं हमारा स्टील है, हमने बाहर से इसके अंदर कार्बन डाला, नीचे से हीट तो कर ही रहे हैं। अब कार्बन यहाँ इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा। कुछ देर बाद कार्बन सरफेस के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जब कार्बन सरफेस के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा तो आपको सरफेस पे हार्डनेस मिल जाती है कार्बन की वजह से। और कार्बन की वजह से जो हार्डनेस मिलती है उसे हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग। तो लिखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग लो कार्बन स्टील। ध्यान रखना, लो कार्बन को ही हम हीट करते हैं। क्यों, आपको पता है हाई कार्बन को हीट करेंगे तो उसमें कार्बन आप मिलाओगे। अब कार्बन मिलेगा तो ऑब्वियस है हाई कार्बन से ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन मिलाते तो आपको वो स्टील बचता ही नहीं है। तो अगर किसी में कार्बन आप तभी मिला सकते हो जब उसमें कार्बन कम हो, तो लो कार्बन में ही मिलाते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग लो कार्बन स्टील above upper critical temperature and introduce carbon in the surface of alloy by absorption and diffusion। ठीक है, तो उसमें सरफेस में कार्बन डालते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन होता है और प्रोसेस में डिफ्यूजन होता है। ओके, और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखिए कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेगी कि जो केस हार्डनिंग जो हमारा कार्बोराइजिंग है उसमें जो थिकनेस होगी उसकी वो 1.2 mm तक आपका कार्बन हार्ड हो जाएगा। मतलब जो सरफेस है वो लगभग 1.25 mm तक आपका हार्ड सरफेस मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट है और है नेग्लिजिबल चेंज इन डायमेंशन। ऐसा नहीं कि कार्बन डाल दिया तो डायमेंशन में चेंज आ जाएगा, डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा क्योंकि कार्बन यहाँ ऐड नहीं कर रहे हम। यूजली हम कार्बन डिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम कार्बन सरफेस पे नहीं डाल रहे हैं। सरफेस पे हम डालने के बाद कार्बन अंदर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएगा, जो उनके अंदर स्पेस होगा स्टील के अंदर वहाँ कार्बन जाकर डिफ्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक और प्रॉपर्टी कि हार्डनेस आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसके अंदर हार्डनेस आपकी हीट ट्रीटमेंट के बाद ही मिलती है। सो ये था आपका हार्डनेस वो कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग से जो आपको स्टील मिलता है उसको हम यूज़ कहाँ का करते हैं, देखिए गियर बनाने में, कैमशाफ्ट, बियरिंग और रेल व्हील। तो ये आपके यूज एप्लीकेशन है कि कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको। तो गियर, कैमशाफ्ट, बियरिंग और रेल व्हील। ओके, कार्बोराइजिंग में किसको यूज़ करते हैं हम, कार्बन को। नेक्स्ट है आपका नाइट्राइडिंग। तो अगर मैं नाइट्राइडिंग की बात करूँ तो नाइट्राइडिंग में किसको एब्जॉर्ब करेंगे, नाइट्रोजन को। ओके, तो सेम कार्बोराइजिंग वाला ही प्रोसेस है कि हम मेटल को हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम उसके ऊपर नाइट्रोजन डालते हैं और नाइट्रोजन उसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से हमें एक लेयर मिलेगी नाइट्रोजन की वजह से। और नाइट्रोजन यूजुअली क्या करता है, किसी भी मेटल को यूजुअली हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और वियर रेजिस्टेंस से मदद करता है हमारी। तो लिखिए, नाइट्राइडिंग इज अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस in which hardness can be achieved by absorption of nitrogen, absorption of nitrogen in steel।
in steel surface. ओके, सो ये था आपका नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग की बात करें तो बेसिकली एडवांटेज नाइट्राइडिंग के लिखते हैं हम, क्या क्या नाइट्राइडिंग के एडवांटेज होते हैं लिखना। फर्स्ट, इट हैज़ गुड रेजिस्टेंस टू फटीग एंड वियर। नेक्स्ट, नाइट्राइड सरफेस possess गुड कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस होता है नाइट्राइडिंग को यूज़ करने की वजह से। नेक्स्ट, वेरी हाई हार्डनेस। तो कार्बोनाइजिंग से ज़्यादा हार्डनेस आपकी नाइट्राइडिंग में मिलती है हमें। नेक्स्ट, नाइट्राइडिंग पार्ट्स आर स्ट्रेस फ्री। इनके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं रहता। ओके, सो ये था आपका नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट आपका साइनाइडिंग। ये भी आपका सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें हम किसको यूज़ करते हैं, साइनाइड को। साइनाइड में यूजली साइनाइड का फॉर्मूला होता है आपका, जिसमें हम कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं एक साथ। तो इसमें भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सरफेस के ऊपर साइनाइड की एक लेयर बनती है जो कि हार्ड होती है, जिसकी वजह से हमें हार्डनेस मिलती है। तो लिखिए, साइनाइडिंग इज़ द केस हार्डनिंग प्रोसेस in which carbon and nitrogen are introduced on the surface of steel. To form of thin skin of quenched steel. Thin skin of quenched steel. ठीक है, यूजुअली अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो थिकनेस होती है ना वो सबसे कम होती है। जो आपका हार्डनेस की जो लेयर होती है ना, जो आपका सरफेस पे जो लेयर बनती है वो लेयर इसमें बहुत कम होती है। लगभग 0.5 mm इतनी हार्डन लेयर मिलती है, इतनी कम। ठीक है, और अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं तो यूजेस कहाँ का यूज़ करते हैं, दे आर यूज इन ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल में गियर का, और एग्रीकल्चर मशीनरीज मतलब प्रोपेलर या गियर। ठीक है, स्क्रू, नट, ये सब हम साइनाइडिंग प्रोसेस से बने हुए स्टील के ही मदद से हम बनाते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ हमने अपने ये जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो सारे कवर कर लिए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस 5 थे, जिसमें पहला था एनीलिंग, जिसमें मेटल को हीट करते थे और उसे फर्नेस में ठंडा होने देते थे। सेकंड था नॉर्मलाइजिंग, जिसमें मेटल को हीट करते थे और उसे हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे। हार्डनिंग में मेटल को हीट करते थे और जिसको हम पानी में ठंडा करते थे या किसी भी मीडियम में। और नेक्स्ट था टेम्परिंग, जिसमें मेटल को हीट करते थे, बट यूजुअली जो टेम्परिंग था वो हार्डनिंग से बने हुए स्टील का ही करते थे हम, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्ट्रेस या जो भी आपका स्ट्रेस या हमारे कोई भी इंटरनल फटीग जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता था वो सब हम टेम्परिंग मेथड से निकालते थे। और फिर था सरफेस हार्डनिंग। पूरे मेटल को हार्ड करने से अच्छा हम सरफेस को हार्ड करते थे, जिससे की वजह से जो उसके ब्रिटलनेस या जो प्रॉपर्टी हमें अंदर मिलती थी वो नहीं मिलेगी। तो अंदर से ब्रिटल रहेगा और ऊपर से उसको अंदर से सॉफ्ट मिलेगा या डक्टिलिटी मिलेगी और बाहर से उसको हार्डनेस मिलेगी। क्योंकि सरफेस हार्डनेस हमने 3 टाइप की पढ़ी थी बेसिकली। केस हार्डनिंग थी 3, कौन कौन सी, नाइट साइनाइडिंग, कार्बोनाइजिंग और नाइट्राइडिंग। तीनों के प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। तीनों में कार्बोनाइजिंग में कार्बन यूज़ करते थे, नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन यूज़ करते थे, साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन दोनों यूज़ करते थे। ओके, सो यहाँ हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम क्यों करते हैं, ताकि हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा या घटा सके। ओके, मशीनेबिलिटी बढ़ाना, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, ये सब हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग।
ओके, तो ये चैप्टर यहीं करते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए आप, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके।